आपका अपना देवेंद्र सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक नया वीडियो लेके। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आईटीआर या बैंक स्टेट में से कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके बारे में मैंने बताया था कि आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट को आपने कैसे मैनेज करना है। तो उसके ऊपर उसके ऊपर आप लोगों का बहुत प्यार मिला, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह की जो अकाउंट स्टेटमेंट है, किस तरह की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिससे जिससे आपको वीज़ा मिल सके। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि जो कनाडा का जो टूरिस्ट वीज़ा है, या जिसको हम 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा कहते हैं, या जिसको हम विजिटर वीज़ा भी कहते हैं, टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा भी कहते हैं, ये आपकी प्रोफाइल पे लगता है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, पर वो प्रोफाइल में क्या चीज़ देखी जाती है। देखिए, आप अपनी प्रोफाइल किसी तरह की भी बना सकते हैं। आप आईटीआर सबमिट कर सकते हैं, आप अपनी अपॉइंटमेंट लेटर भी किसी से ले सकते हैं, और आप अपनी एक सैलरी स्लिप भी किसी से बनवा सकते हैं, या आप अपना बिजनेस शो कर सकते हैं। आप उसको रजिस्टर करवा के वो उसी की जो भी आप सारा उसकी आईटीआर भी सबमिट करके आप एक बिजनेस भी शो कर सकते हैं। पर जो बैंक स्टेटमेंट है वो एक ऐसी चीज़ है जो आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं अपने आप। ये टाइम के साथ ही बनती है। आप मतलब और सारे डॉक्यूमेंट किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर सकते हो, वो जल्दी मिल जाते हैं और मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। पर जो बैंक स्टेटमेंट है वो इजीली नहीं बनती, वो आपको अपने आप क्रिएट करनी पड़ती है। तो बैंक जो प्रोफाइल है आपकी वो बैंक स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट होती है। तो तभी जो कनाडा की जो गवर्नमेंट है या कनाडा की जो एम्बेसी है वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगती है। देखिए, आप चाहे कितने भी वेल सेटल्ड हो, आपके पास जितने मर्जी पैसे हों, जो एम्बेसी में जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपके घर में तो आने से रहा कि देखने के लिए कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है। तो वो कहाँ से चेक करेंगे कि आपके पास पैसे हैं? वो बैंक स्टेटमेंट से, आपकी बैंक स्टेटमेंट से चेक करेंगे। जो आपकी प्रोफाइल है वो सीधा ही बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होती है आपके। तो बैंक स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप मान लीजिए कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपकी फाइल में है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। तो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट वेल मैनेज्ड है, और उसमें आपकी प्रोफाइल बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रही है, तो आपको 100% वीज़ा मिलेगा। आपको आपने कई बार सुना होगा कि उसके पास बैंक स्टेटमेंट थी और उसमें उसका बैंक बैलेंस भी लाखों में था, 50 लाख था, किसी के पास 60 लाख था, और कईयों के करोड़ों में भी होती हैं बैंक स्टेटमेंट। तो अब भी उनको वीज़ा नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो उनकी प्रोफाइल है वो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होती। वो अगर आपने शो किया है कि आप एक जॉब करते हैं कहीं पे, तो आपकी सैलरी सपोज करें हम 40,000 रुपये है पर प्रति महीना, हर महीने आपकी जो सैलरी आती है वो 40,000 रुपये आती है। तो वही चीज़ आपके बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट में दिखाते हैं अमाउंट, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो आपको जो वीज़ा ऑफिसर ऑफिसर सोचेगा कि आपने ये सीधा पैसे वो आपके सिर्फ वीज़ा के लिए आपने अपने बैंक अकाउंट में डलवाए हैं, वैसे आपके पास इतने पैसे नहीं आते। अगर आपके उससे कम आते हैं पैसे, तो उससे क्या है कि उससे भी उनको शक होगा कि वो जो वीज़ा ऑफिसर सोचेगा कि ये क्लेम तो कर रहा है कि मेरी जो तनख्वाह है या सैलरी है वो 50,000 रुपये महीना है या 40,000 रुपये महीना है, पर वो असली में वो नहीं है। तो इससे आपकी बिल्कुल प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर हो जाती है, क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो इससे आप भी समझ सकते हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो कागज़ है आपकी फाइल में लगता है। तो इसके ऊपर आप 100% फोकस दीजिए अपनी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को मैनेज करने के लिए, उसको अच्छा से अच्छा बनाने के लिए। अब ऐसे होता है कि जैसे देखो, अगर आप या तो आप जॉब करते होंगे, या फिर आप कोई बिजनेस करते होंगे, या कुछ लोग एग्रीकल्चर करते हैं, यही जो तीन चीज़ें हैं, यही तीन चीज़ें हैं, या आपको रेंटल इनकम आती होगी, यही तीन चार चीज़ें हैं जो आम लोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर आप जॉब करते हैं, तो जॉब में क्या होता है कि हर महीने आपको सैलरी मिलेगी। तो वही जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए किसी ना किसी तरीके से। चाहे आप अगर सैलरी कैश में भी ले रहे हो तो कैश आपको अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराना चाहिए, ताकि आपकी वो जो है इनकम है वो रिफ्लेक्ट हो आपके बैंक अकाउंट में।
तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि आप एक जॉब करते हैं, जॉब में तो हर महीने आपकी एक सैलरी आएगी, वो सैलरी है किसी फिक्स डेट पे आती है। ये नहीं होता कि वो आगे पीछे होती है, एक आध दिन आगे पीछे हो सकती है, पर वो फिक्स डेट पे आती है। अगर फर्स्ट को आनी है तो फर्स्ट को आएगी, सेवन्थ को है तो सेवन्थ को आएगी, टेंथ है तो टेंथ को आएगी। तो एक डेट है, उसी डेट पे वहाँ पे वो बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, बैंक अकाउंट में उसकी एंट्री होनी चाहिए, तभी वो आपकी जो बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो उसकी आपकी अपनी मानी जाएगी, आपकी ओरिजिनल मानी जाएगी। अदरवाइज वीज़ा ऑफिसर उस पर विश्वास नहीं करेगा। तो इससे के कारण आपका जो है जो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए। और उसके बाद जैसे आपकी सैलरी आती है तो आप एकदम तो निकाल नहीं लेंगे, आप धीरे धीरे निकालेंगे, और धीरे धीरे कुछ अगर और आपके पास पैसे आएंगे आप उसको भी आपको डालने चाहिए। अगर नहीं डालते कोई बात नहीं, जो सैलरी है वो धीरे धीरे निकालेंगे, आप धीरे धीरे खर्च करेंगे, फिर कुछ बच जाएंगे, कुछ पैसे आपके हर महीने कुछ सेविंग होगी, कुछ बचेंगे, वो आपके अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इस चीज़ को भी आपने मैनेज करना है कि वो जो पैसे हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं और वो ऐड हो रहे हैं, उससे आपकी सेविंग बन रही है और आपका बैंक बैलेंस मेंटेन हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अपना जो बैंक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वही आपकी जो है प्रोफाइल को दिखाता है। आप वीज़ा ऑफिसर के सामने आपकी प्रोफाइल को रखता है, अपनी फाइनेंशियल को, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, और आपका जो भी आप कारोबार करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसी हिसाब से उस पर वो आपको आपको आपकी जो रियल जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो शो करता है वीज़ा ऑफिसर को। अब हम चलते हैं जो बिजनेस प्रोफाइल के लोग हैं, उनकी जो नेचुरली उनकी जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अलग होगी जॉब वालों के कंपैरिजन में। जॉब वालों की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बिल्कुल अलग तरह की होगी, और जो बिजनेस वाले हैं उनकी अलग तरह की होगी। उसमें भी डिपेंड करता है वो कैसा बिजनेस करते हैं। अगर उनका बिजनेस है जिसमें मतलब बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कोई लोग मशीनें बेचते हैं या मशीनों के पार्ट्स बेचते हैं, या कोई लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो उनकी ट्रांजैक्शन नेचुरली बड़ी होगी उनके मुकाबले जो दूसरे टाइप का बिजनेस करता है। अगर कोई बुक्स का बिजनेस करता है, कोई करियाने की शॉप है किसी की, तो किसी की मिठाई की शॉप है, तो उनकी ट्रांजैक्शन उस हिसाब से होगी। तो वो ट्रांजैक्शन वेरी करेगी। जो बिजनेसमैन की जो ट्रांजैक्शन होती है वो कभी फिक्स्ड नहीं होती, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी। हाँ ठीक है, ओवरऑल उनके चाहे टर्नओवर ज़्यादा हो तो उनके पास ज़्यादा सेविंग हो जाएगी एंड में, बट कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। जैसे जॉब में होता है कि एक फिक्स सैलरी आती है आपकी हर महीने, ऐसा नहीं होगा बिजनेस में। तो इसलिए जो बिजनेसमैन की एक बैंक स्टेटमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी जॉब वाले बैंक स्टेटमेंट से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए और आपकी प्रोफाइल को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, तभी वो मानी जाएगी, तभी आपको वीज़ा ऑफिसर है जो वीज़ा देगा, नहीं तो वो नहीं देगा उसको, क्योंकि इस चीज़ से शक हो जाएगा। अब जैसे जो लोग बिजनेस करते हैं उनको उनको उसमें ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, उसी बिजनेस के रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे कोई अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड उसकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर जैसे आपकी बैंक अकाउंट है, आपका जो उसकी स्टेटमेंट है उसमें कोई ऐसी एंट्री नहीं है, जैसे आप सर्दियों में कोई है फसल है वो बेचते हैं, तो उसकी ट्रांजैक्शन सर्दियों में ही होनी चाहिए। जैसे जो गर्मियों में आप फसल बेचते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन गर्मियों में होनी चाहिए। अगर आप जो जैसे दवाई खरीदते हैं, जो खाद खरीदते हैं, उसकी पेमेंट आप वहाँ से कर सकते हैं, तो वो उस टाइम पे होनी चाहिए जब उन चीज़ की डिमांड होती है, उन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ये नहीं कि आपकी जैसे फसल आई है जनवरी में आई है तो आपकी ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं मार्च में या मई में ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी आपके प्रोफेशन के साथ। आप एग्रीकल्चर करते हैं तो उसके साथ वो मैच ही नहीं करेगी। तो इसके कारण भी उनको शक हो जाएगा। जैसे अब जे फॉर्म है, जे फॉर्म अगर आपके किसी खास डेट पे कटे हुए हैं जो आपको मिलते हैं, तो उसी डेट के आसपास आपकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए बैंक अकाउंट में, तो तभी आपकी जो बैंक अकाउंट है वो मानी जाएगी कि आपकी जेन्युइन बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है। तो अगर अगर वो उसको ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो वीज़ा ऑफिसर उस पर विश्वास नहीं करेगा, और उसके कारण आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। चाहे आपके पास आपके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हों तब भी उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप मान के चलिए कि जो आपकी जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वही आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल तय करता है, वही आपका फाइनेंशियल स्टेटस तय करता है, उसी के बेस पे आपको वीज़ा मिलेगा। और सब डॉक्यूमेंट
ठीक है, आप बना लेते हैं, कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हैं, पर जो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो सिर्फ आप ही बना सकते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट कोई और नहीं बना सकता। तो वो ही आपकी ओरिजिनल प्रोफाइल मानी जाती है। तो अगर आपके पास सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट है, तो अगर आपके पास सेविंग अकाउंट की जो बैंक स्टेटमेंट है तो वो भी चल जाएगी, करंट अकाउंट की है तो वो भी चल जाएगी। ऐसे नहीं है कि आपको करंट अकाउंट कंपलसरी है या सेविंग अकाउंट कंपलसरी है, आपके पास कोई भी है, दोनों भी चल जाती हैं, कोई भी है वो भी चल जाएगी। अगर सिर्फ सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट आपकी वो भी चल जाएगी, अगर आपके करंट अकाउंट की स्टेटमेंट है वो भी चल जाएगी। तो ऐसे कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट है वही चलेगी, या अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पास करंट अकाउंट की स्टेटमेंट होनी ही चाहिए, ऐसी भी कोई बात नहीं। अगर आप अपना सारा बिजनेस सेविंग अकाउंट से रन करते हैं तो वो भी वीज़ा ऑफिसर के सामने या एम्बेसी में वो भी इसकी इक्वली वेटेज है करंट अकाउंट के बराबर। पर उसमें स्टेटमेंट में आपकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ये नहीं कि वो डेड अकाउंट हो, आपने जब वीज़ा के लिए फ़ाइल बनानी है तो आपने एकदम से पैसे डलवाए और अपनी बैंक स्टेटमेंट बना के उसकी कॉपी लेके आपने सबमिट कर दी। और बाकी जो लोग, कई लोग कहते हैं कि मैं बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट बनवा लूँगा। देखिए ऐसे है कि जो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट है वो कुछ कंडीशंस में ही आपको बेनिफिट देगा, हर एक आदमी के लिए उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपका अगर कोई ऐसा काम है कि जिसमें आपको एकदम से पैसे आए हैं, आपने वो एकदम से, ज़्यादातर वो होता है प्रॉपर्टी का काम करते हैं जिसमें कि आपने आज ही प्रॉपर्टी बेची तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे आ गए, तो आपने वो आपके बैंक अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट करेंगे, तो उस टाइम पे आप बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ऐसे कुछ काम है, जैसे कि किनका मशीन्स का ऑर्डर है, जो मशीनें बड़ी महंगी है उनकी वो बेचते हैं, तो उनका एक बल्क ऑर्डर आया तो उसके कारण आपके अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया एकदम। पहले चाहे वो काफ़ी महीनों से इतने इतनी उसमें एंट्रीज नहीं थी, उसके बाद एकदम पैसा आता, तो उस केस में आपको जो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन पे, आपके काम पे, आप कैसा काम करते हैं। अगर हम नॉर्मल काम जैसे करें, नॉर्मल जो लोग हैं, हम नॉर्मल अगर जो जैसे जो जॉब वाले हैं, जो एक आम बिजनेसमैन है, तो उसकी जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो नेचुरली उसी तरह की होगी जैसा उनका काम है। अगर जैसा एक व्यक्ति का काम है और उसकी जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट उसके साथ मैच नहीं करेगी, तो उसको उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वीज़ा ऑफिसर उसकी फ़ाइल रिजेक्ट कर देगा, उसका वीज़ा रिजेक्ट कर देगा, उसको वीज़ा ग्रांट नहीं करेगा। ये थी मेरी मेन बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपने अपनी जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है बड़े अच्छे से बनानी है, उसको बड़े अच्छे से मैनेज करनी है और बड़े अच्छे से उसको प्रिपेयर करके आपने उसको जैसे 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 आपकी प्रोफाइल है उसी हिसाब से अपनी आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को मैनेज कीजिए, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट अपने फाइल में लगाते हैं तो इससे जो सबसे पहली बात जो वीज़ा ऑफिसर को ये शक होगा कि आपने एकदम से पैसे डलवाए हैं और उसके कारण आप बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो इससे इससे आपको एक नेगेटिव ही मिलेगा, आपको आपके फाइल में एक ये नेगेटिव ही लगेगा। तो आप बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट से के पक्ष में मत जाएं और उससे दूर रहिए और अपनी स्टेटमेंट को मैनेज कीजिए। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को बनाइए, स्क्रैच मतलब धीरे धीरे बनाइए, और कम से कम 1 साल लीजिए। जब भी आपने बैंक स्टेटमेंट को बनाना है आप उसके लिए 1 साल लीजिए और उसके बाद अपनी फाइल लगाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बात भी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का नॉलेज मिल सके और उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। तो इसके अलावा जो अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हैं, पहली बार ही देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पे इसकी जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसके साथ एक बेल आइकॉन आएगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं, किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से
या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूँगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफ़र देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।